हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन पर आप देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बेहतरीन सेशन। ये लगातार चल रहा है और आज टॉपिक नंबर 10 होने वाला है, यानी आज हम लोग 10वां क्लास करेंगे। बेहतरीन तरीके से हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन सा सीरीज है? तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपका ये पोर्शन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। बेहतरीन तरीके से यूपीएससी बीपीएससी लेवल का अगर इसे कहें तो कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आपने देखा कि मैंने वो हर एक पॉइंट्स को भी अच्छे से इंक्लूड किया है, चाहे वो क्या हो। तो उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा कि सत्येंद्र नाथ बनर्जी का नाम आपको याद है, लेकिन ऑप्शन में जब एक से अधिक या इनमें से कोई न रहता तो वहां पर दो नाम ऑप्शन में रहते हैं, जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि उसके साथ उसके मित्र आनंद मोहन का भी नाम आता है। तो यानी आपको विस्तार से मैं समझाता हूं इस सीरीज में, और ये लेवल तो कमाल का है, इसलिए हमारे साथ बने रहें। दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो जहां पर जीएस होता है, वहां पर ये टॉपिक काफी आपको मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। और आज का सेशन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जी हाँ, हम लगातार इस सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, और वो 1885 ईस्वी की बात होती है। उसके बाद दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, यह भी हम लोग आज पढ़ेंगे। ये थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज है। टॉपिक नंबर 10 चल रहा है और ये हम कह सकते हैं कि आईएनएम में राष्ट्रीय कांग्रेस का ये पहला पार्ट कहलाएगा। तो ये पार्ट 1 कहलाएगा। कल से यहाँ पर थंबनेल पर लिख दिया जाएगा। इसको जितना जल्दी हो हम लोग इसको समाप्त करेंगे और इस श्रृंखला में हम लोग और कुछ भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन क्लास। देखिएगा, पहला है, ध्यान में रखना है, 1885। जी हाँ, 1885 कांग्रेस की स्थापना। जी हाँ, क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जहां जिसमें विलय हो जाता है बाद में, एक साल बाद 1886 ईस्वी में। किसका? भारतीय राष्ट्रीय संघ का। कल के क्लास में हमने भारतीय राष्ट्रीय संघ और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना से संबंधित हर एक पहलू को अच्छे से देखा था। इसीलिए ध्यान में रखना है कि 1885 ईस्वी का अधिवेशन होता है कहां पर? तो बॉम्बे में। ध्यान में रखना है, शुरुआत बॉम्बे से करेंगे, उसके बाद कोलकाता जाएंगे। ये दास्तां आपको ध्यान में रखना है। तो 1885 ईस्वी में बॉम्बे में इसकी क्या होती है? प्रथम अधिवेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। ध्यान में रखना है, अध्यक्ष आपको पता चल गया है, WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन थे? अध्यक्ष हुआ करते थे पहले अधिवेशन का। तिथि भी पूछा जाता है, सिर्फ ईस्वी याद रखने से काम नहीं चलेगा। 28 से 31 दिसंबर याद रखना है आप सभी को कि कांग्रेस का ज्यादातर अधिवेशन दिसंबर के महीने में ही हुआ था। तो सबसे पहले ऑप्शन को आप चुनने में गलती ना करें, क्योंकि दिसंबर महीने में ही अधिकांश अधिवेशन का ऑर्गेनाइज हुआ था। ध्यान में रखना है, और वो दिन भी अंत में ही हुआ करता था। तो 28 से 31 दिसंबर 3 दिन, 28, 29, 30, 31, ये 4 दिन का अधिवेशन हुआ करता था। ध्यान में रखना है 1885 में। कहां पर हुआ था? तो स्थान गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यहीं पर स्थापना भी हुआ था। यह कहां है आपसे पूछा जाता है, तो यह बॉम्बे में है, यह ध्यान में रखना है। प्रमुख तथ्य की हम लोग बात करेंगे। तथ्य से भरपूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको कहीं भी मिलता है अगर अधिवेशन से संबंधित कोई तथ्य तो 4, 5, 6, लेकिन हमने लगभग 15 से 20 लाइन इसमें इंक्लूड किया है। कितना? जी हाँ, 15 से 20 लाइन है। ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा जाए तो डेट याद रखना है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी, और अधिवेशन भी यही 28 दिसंबर से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर 1885 में पहला अधिवेशन भी होता है। कांग्रेस की स्थापना के मुख्य प्रेरक किसे माना जाता है? तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में। ध्यान में रखना है, A.O. ह्यूम इसके क्या थे? तो ध्यान में रखना है, इसके
अध्यक्ष हुआ करते थे डब्ल्यूसी बनर्जी, और संस्थापक जो थे उसी को प्रेरक यहाँ कहा गया है, वो ए.ओ. ह्यूम थे। ध्यान में रखना है, आपसे कई बार बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है क्या, तो वह एक पूर्व आईसीएस अधिकारी थे, यह नोट किया जाए। जितनी भी बातें नोट करने के लिए मैं कहूं आप जरूर उसे नोट कर लेंगे। बोलिए क्यों? क्योंकि अभी आपको इसके जस्ट बाद इसी सेशन में आपको एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। वहां पर आपको हर एक जो मैं गोल करके आपको या फिर अंडरलाइन करके बता रहा हूं उससे प्रश्न बनेंगे, आप उसे नोट करते चलेंगे। तो ध्यान में रखना है, वह कौन थे? पूर्व आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे, जिन्होंने कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व की तरह यूज करने का प्रयास किया था। ध्यान में रखना है, सेफ्टी वाल्व थ्योरी भी इन्होंने ही दिया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेफ्टी वाल्व क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि कुकर में भी एक सेफ्टी वाल्व होता है, यानी विषम परिस्थिति में उसके तहत वो सुरक्षा प्रदान करता है। ये आप जानते हैं सेफ्टी वाल्व के बारे में। अंग्रेजों ने भी देखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो चुका है। क्या है? 1857 के विद्रोह में उन्होंने देखा कि भयावह तरीके से विद्रोह हुआ। इससे पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुआ करते थे। इसको समाप्त करने के लिए या फिर कहें उस पर शिकंजा कसने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं भारतीयों को इसमें क्या, तो इसमें मैं भारतीयों को शामिल करके, लेकिन उनका मंशा यहाँ पर पूरा नहीं होता है, क्योंकि भारतीयों को जब शामिल किया तो भारतीय ही यहाँ पर अपना वर्चस्व को कायम रखने में सफल हो गए। तो ध्यान में रखना है, लेकिन ए.ओ. ह्यूम ने इसे सेफ्टी वाल्व के रूप में यूज किया। सेफ्टी वाल्व मतलब क्या हुआ कि सेफ रहेगा कांग्रेस के थ्रू अंग्रेजी शासन, ब्रिटिश हुकूमत को सेफ रखने में मदद मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ध्यान में रखना है, सेफ्टी वाल्व सिद्धांत के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को असंतोष को व्यक्त करने, एक राजनीतिक मंच उपलब्ध कराने का एक माध्यम के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखा था। जी हाँ, उन्होंने क्या सोचा कि जो कांग्रेस में जितने भी भारतीय असंतोष भारतीय हैं, जिन्हें की परेशानियां हो रही है अंग्रेजी हुकूमत से, उनको क्या किया जाएगा? उनको एक राजनीतिक मंच दिया जाएगा जहां पर वो अपना वक्तव्य को रख सकते हैं। जबकि आगे देखते हैं हम लोग, यह अंग्रेजों के लिए एक सुरक्षा वाल्व की तरह था। उन्हें किसी भी संभावित विद्रोह या क्रांति से वो क्या करता? उसको बचाता। यही था उसका सेफ्टी वाल्व का थ्योरी। ध्यान में रखना है, पहला अधिवेशन वहीं पर होता है जहां पर इसकी स्थापना होती है। वह ध्यान में रखना है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहाँ था? तो ध्यान में रखना है, बॉम्बे में। एकदम याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इसमें कितने प्रतिनिधित्व ने भाग लिया, प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो कुल 72 प्रतिनिधि इसमें उपस्थित थे। प्रतिनिधि मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पर भारत के 72 लोग उपस्थित थे, जो विद्वान थे, शिक्षित थे, और वह बहुत जानकार हुआ करते थे, राजनीतिक विशेषज्ञ हुआ करते थे। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो आपके जहन में आ रहा होगा कि प्रतिनिधि हर बार 72 था या क्या था? तो उसका संख्या मैंने आप लोगों को यहाँ पर अपने नोट्स में इंक्लूड करके यहाँ पर प्रोवाइड कराया है। देखिए, ये लगातार है, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, ये लगातार है, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, पहले में 72 है। दूसरा जो कि दादा भाई नौरोजी ने कोलकाता में इसकी अध्यक्षता किया था, उसमें 406 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। उसके बाद मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी ने जो अध्यक्षता किया था, उसमें 607 थे। ध्यान में रखना है कि 88 ईस्वी में इलाहाबाद का जो अधिवेशन हुआ था, जॉर्ज यूल ने वहां पर क्या किया? अध्यक्षता किया, और उसमें 1248 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया। लगातार 1889 ईस्वी में बॉम्बे में, तो ध्यान में रखना, हमने कल के क्लास में आपको बताया था कि बॉम्बे में लगातार 6 बार, और मद्रास में भी लगातार नहीं,
बॉम्बे में 6 बार और मद्रास में भी 6 बार अधिवेशन हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। देखिए बॉम्बे में एक यहाँ हुआ, एक यहाँ है हमारा। बॉम्बे में 1889 ईस्वी में सर विलियम वेडरबर्न के द्वारा हुआ था। इसमें 1889 ध्यान में रखना है सदस्यों ने भाग लिया था। 1890 ईस्वी में कलकत्ता में फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में 677 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था। 1891 ईस्वी में नागपुर का अधिवेशन पी आनंद चार्लू ने अध्यक्षता किया था और प्रतिनिधियों की संख्या उसमें कितना था, तो ध्यान में रखना है 812। और इलाहाबाद के लिए डब्ल्यू.सी. बनर्जी की बात करेंगे तो 1443। लाहौर में जो 1993 में, सॉरी फॉर दैट 1893 में लाहौर का अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता फिर से किया था। और ध्यान में रखना है 1934 अधिकारियों ने भाग लिया था, प्रतिनिधित्व ने। 94 ईस्वी में मद्रास की बात अगर करें तो अल्फ्रेड वेब ने अध्यक्षता किया था। 1717 प्रतिनिधित्व ने यहाँ पर भाग लिया था। यानी इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट है, ध्यान में रखना है। तो आपको पता चल गया कि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता वयमेश चंद्र बनर्जी साहब ने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी साहब ने किया था। अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, भूलना नहीं है। ये पहले भारतीय थे जो कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष बने थे, ध्यान में रखना है। अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार से सुधारात्मक मांग करना, उसका विरोध करना इसका उद्देश्य नहीं था, ध्यान में रखना है। ब्रिटिश सरकार का विरोध करना उसका उद्देश्य नहीं था, बल्कि बस शांत तरीके से नरम भाव में, विनम्र भाव में, नरमपंथी चरण कहलाता है ये। कब? 1885 से 1905 ईस्वी तक। तो ध्यान में रखना है ये नरमपंथी लोग थे, उदारवादी नेता हुआ करते थे और अनुनय विनय के साथ वह प्रार्थना करते थे कि बस हमें क्या किया जाए, हमें एक सुधारात्मक मांग रखने के लिए एक मंच प्रोवाइड कराया जाए, लेकिन मैं आपका विरोध नहीं करूंगा, बस मैं आपसे अनुनय विनय करके यह अधिकार मांगना चाहता हूं कि हमें एक मंच प्रदान कीजिए जहां पर मैं अपनी मांगे रख सकता हूं, वो भी क्या, तो विनय पूर्वक। तो ब्रिटिश सरकार से संवाद करना प्रारंभ यहाँ पर हो जाता है। इसमें राजनीतिक जागरूकता का संचार भी प्रारंभ हो जाता है। भारतीय एकता को प्रदर्शित करने का यहाँ पर एक मौका मिलता है हम भारतीयों को। भारतीय एकता का प्रदर्शन करता है, सभी प्रस्ताव एक मत से पारित हो जाता है और यह कांग्रेस की शुरुआती नरम नीति को दर्शाता है। ध्यान में रखना है ये जो मांगे थी ना, वो अंग्रेजों के द्वारा बिल्कुल सहर्ष स्वीकार कर लिया जाता है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन सफलतापूर्वक सफल बेहतरीन तरीके से माना जाता है। यही नहीं, प्रस्तावों में अधिकारों को विस्तार, न्याय प्रणाली में सुधार और सिविल सेवा में भारतीयों की भागीदारी जैसे मुद्दे को इसी सम्मेलन में शामिल किया गया था। यह पूछा जाता है कि प्रथम भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन जो हुआ था उसमें किन किन मांगों को यहाँ पर रखा गया था, स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन इस बातों को रखा गया था। क्या बात था, तो ध्यान में रखना है कि उनके अधिकारों का विस्तार हो, न्याय प्रणाली में सुधार हो, सिविल सेवा में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। इन मुद्दों पर यहाँ पर क्या किया गया, तो विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस की यह सभा अंग्रेजी भाषा में चली थी। बोलिए तो ये रेयर्ड लाइन है या नहीं है, आप ये जानते थे? एक बार कमेंट करके बताइए कि पहला जो अधिवेशन हुआ था इसमें अंग्रेजी भाषा में इसका ये मतलब क्या हुआ था, ये भाषा अंग्रेजी भाषा में इसको संचालित किया गया था। इसमें आरंभिक वर्गीय संरचना पर स्पष्ट विचार किया गया था, यानी कांग्रेस किस तरह से आगे वर्ग करेगा इसकी रूपरेखा को यहाँ पर तैयार किया गया था प्रथम अधिवेशन में। ध्यान में रखना है अधिवेशन में अधिकांश नेता पश्चिमी शिक्षित मध्यम वर्ग के शहरी क्षेत्र से थे। नोट किया जाए इस बातों को, पश्चिमी शिक्षित लोग
उसके साथ साथ मध्यम वर्गीय लोग और शहरी क्षेत्र से बिलोंग्स करते थे। शुरुआत में कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार का समर्थन प्राप्त था। सही बात है, कांग्रेस की स्थापना ही तो ब्रिटिशों के द्वारा किया गया था, तो याद रखना है शुरुआत में उसे समर्थन प्राप्त था, लेकिन बाद में बहुत ही ज्यादा मतभेद हो गया और अंग्रेजों ने यह माना कि यह हमने सबसे बड़ी भूल कर दी। अधिवेशन में भारत के सभी प्रमुख प्रांतों के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर भाग लिया, जैसे बंगाल, मद्रास, पंजाब, बॉम्बे, बिहार आदि से क्या तो उन्होंने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कुल मिलाकर ये प्रतिनिधि जो पूरे प्रांतों से आए थे उसकी संख्या कितनी हो गई उस समय? तो शुरुआती में पहले अधिवेशन में उसकी संख्या 72 हुआ करती थी। ध्यान में रखना है कांग्रेस की प्रारंभिक स्वरूप उदारवादी, जिसको क्या कहते हैं, मॉडरेट कहते हैं, उदारवादी नीति था और वह केवल संविधान के दायरे में रखकर यानी संवैधानिक सुधार की ही वो बातें किया करता था। यह बातें आपको ध्यान से समझना होगा। चलिए, 1885 ईस्वी के अधिवेशन ने भारत में पहली बार अखिल भारतीय राजनीतिक मंच की नींव डाली है। ध्यान में रखना है, यही तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारतीयों के मन में जो थी वो यहाँ पर पूरा होता दिखना शुरू हुआ था। यह अधिवेशन आगामी राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बना। राष्ट्रीय आंदोलन का वो बेस तैयार करता है जिसमें असहयोग, स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता की बातें रखने के लिए एक मंच मिलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में किन किन बातों पर हम लोगों ने जोर दिया, हम लोगों ने प्रयास किया और यह सफल माना जाता है। तो चलिए आपसे मैं अब प्रश्न पूछना चाहूंगा। प्रश्न का लेवल दो तरह का है। आपके इस श्रृंखला में प्रश्न पूछने का दो तरीका हमने लाया है। एक तो है हमारा तथ्यों पर आधारित और दूसरा है लर्न करने वाला, जिसे आप याद करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आप ही बताइएगा कि क्या है ये। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय ब्रिटिश सरकार की मुख्य चिंता क्या थी? अब बोलिए, ये क्वेश्चन आप इजी मानते हैं या हार्ड? जल्दी से आप बताइएगा क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय ब्रिटिश सरकार की मुख्य चिंता क्या थी? किस के कारण चिंतित होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने किया? ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, भारतीयों में बढ़ती राजनीतिक चेतना, प्रशासनिक सुधार का विरोध करना, स्वराज की मांग करना, श्रमिक आंदोलनों का समर्थन करना, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए, यही तो था कि भारतीयों में जो बढ़ती राजनीतिक चेतना का विकास उस समय हो रहा था, इसी का चिंता अंग्रेजों को सताए जा रहा था। तो पहला नंबर आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। देखिए, प्रशासनिक सुधार का विरोध उस समय नहीं हुआ था, तो यह बातें ध्यान में रखना है। यह भी आपको लग रहा होगा, स्वराज की मांग भी लग रहा होगा, लेकिन यह सब प्रथम में नहीं आएगा। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1886 के कलकत्ता अधिवेशन। जी हाँ, आपको ध्यान में रखना है 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। पहला बॉम्बे में नोट किया जाए, दूसरा कोलकाता में, यह भी नोट किया जाए। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता करते हैं और चुना गया। किन परिस्थितियों का यह संकेत था, यह पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए, कह रहा है कि 1886 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन जो होता है वहां पर दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया था। तो चुना जाना भारतीयों को, यहां पर ध्यान में रखना है, दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुना जाना
किन परिस्थिति की ओर इशारा करता है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान में रखना है, आप सभी जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी उदारवादी नेता का सबसे प्रमुख चेहरा। तो ध्यान में रखना है, स्वदेशी आंदोलन को बढ़ाना बिल्कुल नहीं, सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि तो बिल्कुल नहीं, उदारवादी, यही देखिए उदारवादी विचारधारा को बल देने के लिए बिल्कुल सही जवाब है उदारवादी चरण था। तो नोट कर लेना है, आपको याद रखना है क्या, उदारवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए ही कोलकाता के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को यहां पर अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 1887 ईस्वी में, देखिए ये अभी हम जस्ट पढ़ाई कि कौन कौन अध्यक्ष थे। तो मद्रास में इसका अधिवेशन होता है, बदरुद्दीन तैयबजी ने इसकी अध्यक्षता किया था, और यह चुना जाना किस सामाजिक बदलाव का प्रतीक है। देखिए बदरुद्दीन तैयबजी की अध्यक्षता जब होगी तो ध्यान में रखना है, यह क्या हो गया, यहाँ पर देखिए आप बदरुद्दीन तैयबजी का नाम आ रहा है, तो यह क्या हो गया, यह शो करना चाहता है कि यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द है और सौहार्द के माहौल में सामाजिक समरसता भरा हुआ है। यही उद्देश्य था कि तीसरे अधिवेशन जो मद्रास में हुआ था 1887 ईस्वी में, इसमें बदरुद्दीन तैयबजी को अध्यक्ष के रूप में चुनकर एक सामाजिक बदलाव, कैसा सामाजिक बदलाव, तो सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना। सांप्रदायिक संघर्ष को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, स्वदेशी आंदोलन अभी यहाँ पर नरम है, इसलिए आंदोलन की बात यहाँ नहीं होगी। ब्रिटिश नीतियों का बहिष्कार भी नहीं किया जाएगा क्योंकि यह प्रारंभिक चरण है। तो बिल्कुल ए नंबर आपका आंसर सटीक बैठता है। आपको कैसा लग रहा है क्लास, हमारे साथ बहुत सारे साथी लाइव जुड़े हुए हैं, कमेंट भी कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। मैं कमेंट आपका नाम नहीं ले सकता हूं, बोलिए क्यों, क्योंकि यह लगातार क्लास चल रहा है और इसे जब आप बाद में देखते हैं तो थोड़ा सा इरिटेशन होता है कमेंट को देखने में, इसीलिए लगातार बिना रुके बिना थके, और इसमें कोई भी बकवास नहीं होता है, और ये लगातार आपको ये श्रृंखला मिल रहा है। आज 10वां टॉपिक चल रहा है। देखिएगा 1888 ईस्वी की बात करेंगे, 1888, 85, 86, 87, 88 यानी चौथा सम्मेलन इलाहाबाद में अधिवेशन होता है। जॉर्ज यूल, ये सब पढ़ाएंगे हम, तो जॉर्ज यूल इसके अध्यक्ष होते हैं। चुना जाना किस राजनीतिक का हिस्सा माना जाता है, जॉर्ज यूल को चुनना किस तरह का राजनीति यहाँ पर दर्शाता है, ये बताइएगा। तो ध्यान में रखना है, ब्रिटिश प्रशासन का समर्थन और भारतीयों के विश्वास में वृद्धि, एकदम बिल्कुल सही बात है। जॉर्ज यूल ये अंग्रेज अध्यक्ष थे और इसका चुना जाना ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश प्रशासन का समर्थन को दर्शाता है और भारतीयों के विश्वास में भी वृद्धि हुआ है। इसे साबित करने के लिए ही चौथे सम्मेलन इलाहाबाद अधिवेशन में किसको, तो जॉर्ज यूल को चुना जाता है अध्यक्ष के रूप में। यह एक राजनीतिक बदलाव का हिस्सा है जिसका आंसर हमारा हो गया, कौन सा आंसर हो गया, तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। नेक्स्ट देखिएगा 1889 के बॉम्बे अधिवेशन में सर विलियम वेडरबर्न का अध्यक्ष बनना, यह भारतीय राजनीति में किस बदलाव की ओर संकेत करता है, जल्दी से बताइएगा। तो बिल्कुल ये ध्यान में रखना है, जैसे ही किसी अंग्रेज शासक का नाम आएगा अध्यक्ष के रूप में, तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर ब्रिटिश नीतियों के प्रति संवेदनशीलता और उसमें सुधारवाद को दर्शाता है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी नंबर। 1890 में जो कोलकाता में अधिवेशन होता है, फिरोज शाह मेहता के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जाता है। कांग्रेस के किस उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ध्यान में रखना है। यह देखिए क्या है, यह एक क्या है, देखिए फिरोज शाह मेहता, जब इस तरह का कोई बात हो तो आपको ध्यान में रखना है 1890 के दशक में क्या है, तो उदारवादी चरण हुआ करते थे। उदारवादी जब चरण होगा तो विभाजन को बढ़ावा वो नहीं देगा, स्वराज की मांग नहीं कर सकते हैं हम, ब्रिटिश हुकूमत का समर्थन तो करेंगे ही नहीं,
सामाजिक सुधार और पारसी समुदाय की भागीदारी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। पारसी समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ही 1890 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता फिरोज साजी मेहता करते हैं। यह बातें आपको नोट कर लेना चाहिए। तो आप हमें एकदम बिल्कुल इस सेशन को आप शेयर करेंगे बेहतरीन तरीके से। हर दिन कुछ न कुछ नया लेकर आते हैं और अपने कंटेंट में बेहतरीन करने का मैं प्रयास करता हूं। इसकी सराहना जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल आप इसे शेयर करेंगे, दबा के कमेंट भी करेंगे ताकि हमारा मनोबल इसी तरह से ऊंचा रहे। 1891 की बात करेंगे तो नागपुर अधिवेशन में पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता में कांग्रेस का किस क्षेत्रीय विस्तार को यह बताता है। अब यहाँ क्षेत्रीय विस्तार की बात करेंगे तो एकदम याद रखना है, पी आनंद चार्लू जो कि नागपुर अधिवेशन में अध्यक्ष थे, इन्होंने क्या किया तो दक्षिण भारत में कांग्रेस का विस्तार इसका मुख्य लक्ष्य था। दक्षिण भारत के लोग भी यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व बनने के लिए आए थे। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1892 के इलाहाबाद अधिवेशन में डब्ल्यू.सी. बनर्जी का पुनः अध्यक्ष बनना। बिल्कुल, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, दूसरी बार अध्यक्षता यहाँ पर करते हैं इलाहाबाद अधिवेशन में। यह कांग्रेस के किस विचारधारा को पुनः पुष्टि करता है तो वही बात हो जाएगी डब्ल्यू.सी. बनर्जी उदारवादी नेतृत्व को और मजबूत करना। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1893 में लाहौर अधिवेशन होता है। यहाँ पर दादा भाई नौरोजी को फिर से अध्यक्ष बनाया जाता है। यह किस भारतीय आंदोलन के किस चरण का प्रतीक है तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा कि यह क्या है। चरण जब पूछा जाए तो क्या तो प्रारंभिक चरण कहलाता है, बिल्कुल, जिसे उदारवादी चरण भी कहेंगे। तो आपके ऑप्शन में यहाँ पर प्रारंभिक चरण दिया हुआ है तो बिल्कुल डी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1894 के मद्रास अधिवेशन में अल्फ्रेड वेब की अध्यक्षता में भारतीय और विदेशी समर्थन किस प्रकार का संकेत दे रहे थे तो वही ध्यान में रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और ब्रिटिश उदारवादी नेता का उसको क्या मिल रहा था, सहयोग मिल रहा था। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अब आपको ये एक लेवल का क्वेश्चन हमने कराया, यही नहीं आपसे रटने वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं। रटने वाले प्रश्नों में से भारतीय कांग्रेस की स्थापना ध्यान में रखना है। नहीं, 1885 का अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जी हाँ, 72 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की तिथि बताना है तो पहले अधिवेशन की तिथि हमने अभी जस्ट बताया 28 से 31 दिसंबर। हर बार लास्ट ईयर का लास्ट मंथ हुआ करता था और डे भी लास्ट हुआ करता था। 28 को स्थापना होता है और 3-4 दिन तक इसका अधिवेशन चलता है, ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का स्थान आपसे पूछा गया है। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज कहाँ है तो बॉम्बे में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी आपसे पूछा गया है तो डेट याद रखना है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अभी कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि अभी दूसरा अधिवेशन भी करना है और हम लोगों को 1947 ईस्वी तक का सभी अधिवेशन जल्दी जल्दी कवर करना है, लेकिन हम विस्तार से समझाएंगे। इसीलिए आप हमारे साथ डेली लाइव इसी टाइम में आया कीजिए। कोई परेशानी हो तो आप हमें कॉल कर लिया कीजिए। हमारा नंबर है 9525175737। बिल्कुल ध्यान में रखना है ये नंबर। कांग्रेस की स्थापना का मुख्य प्रेरक कौन थे तो कांग्रेस के प्रेरक की बात करें ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के ही प्रयास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधित्व उपस्थित थे याद कर लीजिए, एकदम 72। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कांग्रेस के स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था
तो याद रखना है, यही ना हमने बताया सुरक्षित निकास, सेफ्टी वाल्व थ्योरी। सेफ्टी वाल्व, इसको हिंदी में भी यही कहता है, सुरक्षा वाल्व क्या है, आपको क्वेश्चन के ऑप्शन में दिया जाता है, ध्यान में रखना है। तो आपको ये बातें भी ध्यान में रखना है। कांग्रेस की स्थापना के समय एओ ह्यूम का पद क्या था? देखिए एओ ह्यूम का पद यही ना भी बताए कि वो पूर्व आईसीएस अधिकारी हुआ करते थे। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना के समय एओ ह्यूम का क्या विचार था? तो बस यही था कि कांग्रेस को हम सेफ्टी वाल्व के रूप में स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में दिए गए अध्यक्षीय भाषण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बस यही था कि राष्ट्रीय चेतना का जागरण। जी हाँ, राष्ट्रीय चेतना को जागरूक करना यही मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। ध्यान में रखना है। एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना को सेफ्टी वाल्व क्यों किया? क्योंकि वह चाहते थे ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई भी असंतोष जो व्यक्त हो गया है उसे शांत कर दिया जाए, तो इसीलिए सेफ्टी वाल्व की बात की गई थी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति का क्या महत्व था? तो ध्यान में रखना है क्या? तो कानूनी चेतना का विकास, बिल्कुल गलत, संवैधानिक सुधार की बात नहीं थी, राष्ट्रीय आंदोलन को विभाजित नहीं करना था, सभी प्रमुख भारतीय क्षेत्र के लिए प्रतिनिधित्व की बात कही गई थी। बिल्कुल डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। गोकुलदास तेजपाल कॉलेज बॉम्बे में अधिवेशन आयोजित करने का क्या कारण रहा? बोलिए तो क्वेश्चन का लेवल कैसा है, एकदम कमेंट करिए। अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जाएगा आपको कैसे पता चलेगा? या तो हमारे पेड ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए या फिर आप हमारे जनरल ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें कॉल करें हमारे नंबर पर, और एक ग्रुप है हमारे पास जिसमें संपूर्ण तैयारी कराई जाती है, उससे का साथ आप ज्वाइन कर ले, वहां पर लिंक डेली मिल जाता है। चलिए, तो ये क्या कारण था? तो आपको ध्यान में रखना है। बस ये देखो कितना आसान कारण है, ये बातें ध्यान में रखिए। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे जो था वह क्या था? आप नहीं जान सकते हैं। देखिए ब्रिटिश प्रशासनिक केंद्र के निकटता के कारण। अब देखिए कितना आसान ये आंसर है और कोई दिमाग नहीं लगा सकते हैं। ब्रिटिश प्रशासनिक केंद्र के निकटता होने के कारण ही इसे चुना गया था इसके स्थान के रूप में। डब्ल्यू.सी. बनर्जी को कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के लिए क्यों चुना गया था, यह भी पूछा जाता है। तो ध्यान में रखना है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी कांग्रेस में सभी समुदायों के प्रतिनिधित्व को दिखाना, यही इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। ये बातें ध्यान में रखना है। एओ ह्यूम का सेफ्टी वाल्व सिद्धांत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस प्रकार से प्रासंगिक है? तो बस ध्यान में यह रखना है कि ये सेफ्टी वाल्व क्या था? भारतीयों को जो असंतोष व्यक्त करने के लिए यह एक मंच देता था। डी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका पीडीएफ भी आपको हमारे किस पे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जी हाँ, मिनिमम शुल्क लगता है, या फिर आप किसी पेड कोर्स में है तो वहां पर ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में, जी हाँ, इसे प्रिंट करा सकते हैं A4 साइज में, और आप अपने पढ़ाई को मुकम्मल अंजाम दे सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारतीय समाज में किस प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे? तो ध्यान में रखना है क्या? तो वो सिर्फ सामाजिक सुधार का दौर था और सभी में राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा था, और उस राष्ट्रीय चेतना के विकास को और भी हवा देना ये राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे ब्रिटिश सरकार के नीति का विश्लेषण किया जा सकता है। ब्रिटिश सरकार के किस नीति का विश्लेषण किया जाएगा? तो भारतीय राजनीतिक में असंतोष को नियंत्रित करने का नीति यहाँ पर देखा जाता है। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया क्या थी, यह पूछा गया है। तो बस आरंभ में उदासीन था, कोई दिक्कत नहीं था, और बाद में यह संदेहपूर्ण हो गया।
शुरू में तो लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में अंग्रेजों को शक होने लगा कि कहीं ये हमने गलत तो नहीं कर दिया और कहीं हमारा ही जलाया हुआ क्या क्या कहते हैं लौ कहीं अंगार न बन जाए, यह डर अंग्रेजों को सताने लगा। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा पहला। ए आरंभ में यह उदासीन था, लेकिन बाद में यह चिंता का विषय हो गया। ए.ओ. ह्यूम के सेफ्टी वाल्व सिद्धांत पर आधारित आलोचनाओं का आधार क्या था, ये बताना है। तो ध्यान में रखना है, उपनिवेशवाद का विस्तार बिल्कुल नहीं, ये प्रारंभिक चरण है। यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने का यह प्रयास किया गया था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने सम्मेलन 1 पढ़ लिया, लेकिन अभी कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इतना ही अच्छे से हमने अधिवेशन 2 को भी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है और यह श्रृंखला जल्द से जल्द कवर करेंगे, क्योंकि काफी लंबा चौड़ा ये प्रोग्राम चलेगा ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अधिवेशन का ये श्रृंखला चलते रहेगा। लगातार हमारे साथ हर दिन लाइव सेशन में जुड़िए, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर संपूर्ण नोट्स के साथ संपूर्ण व्याख्या का क्लास मिलता है, साथ ही मिलता है आपको बेहतरीन एमसीक्यूज का टॉपिक वाइज सीरीज। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। अब हम लोग शुरू करेंगे क्या 1886 ईस्वी, एक साल बाद कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन प्रारंभ होता है। याद रखना है यह कोलकाता में होता है। पहला बॉम्बे में आपको याद रखना है, दूसरा कोलकाता में आपको ध्यान में रखना है, जिसको कलकत्ता कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी ने दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया है। आपको हमने बताया कि यह अंतिम दिनों में ही हुआ करते थे, अंतिम मंथ में हुआ करते थे। तो ध्यान में रखना है 27 से 30 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ था। कोलकाता इसका क्या रहा था, तो यह इसका कोलकाता में इसका अधिवेशन हुआ था। ध्यान में रखना है दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग करने के लिए स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। आप इस सेंटेंस में कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। आप ध्यान में रखना है स्वराज शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था, हमने यहाँ पर नोट कराया है। स्वराज शब्द का जनरली पहली बार उपयोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। दूसरी बार आपको ध्यान में रखना है क्या, तो दादा भाई नौरोजी ने 1906 ईस्वी में स्वराज की मांग क्या था। यहाँ हमने जब नाम आया तो हमने स्वराज का नाम लेते हुए यहाँ पर आपको 1906 की बातें भी यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। लेकिन आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया, तो दिल तोड़ने वाला क्वेश्चन पूछा गया। देखिए निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया। अब आप ऑप्शन में ढूंढते रहिए किसको, तो दादा भाई नौरोजी को ढूंढिए या फिर आप दयानंद सरस्वती जी को ढूंढिए, और यहाँ पर आपको वो दोनों ऑप्शन नहीं मिला था और आप कहेंगे कि क्वेश्चन ही गलत था। ऐसा हमें हर बार फील होता है, क्योंकि हर टीचर भी उस एग्जाम के दौर से गुजरकर टीचर बनता है, जैसे कि मैं। तो हम लोग भी कहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस रहा या फिर ये गलत क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में ऑप्शन जो दिया है ये प्रीवियस पेपर का है। राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। आप ये ढूंढिए, ऑप्शन में नहीं है। आप ढूंढिए दादा भाई नौरोजी जिन्होंने 1906 ईस्वी में स्वराज का ये शब्द का प्रयोग किया था, ये भी नहीं है। तो ध्यान में रखना है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया, तो बाल गंगाधर तिलक साहब ने दिया। यानी यहाँ पर ऑप्शन ये होगा बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन के अनुसार हम लोग डी को टिक करेंगे, कोई बहस नहीं करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे
इस अधिवेशन में, किस अधिवेशन में, तो दूसरे अधिवेशन कहां पर हुआ, कोलकाता में हुआ। किसने अध्यक्षता किया, कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करते चलिए। और यहाँ पर 434, ध्यान में रखना है 434, ये डाटा भूलना नहीं है, ऑथेंटिक है, एनसीईआरटी से लिया गया ये डाटा है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। इस अधिवेशन में 434 प्रतिनिधित्व शामिल थे। पिछली बार की तुलना में ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी गुना थी, तो आपको बताना है 6 गुना। कितने गुना, 6 गुना। 7 छंग 42, ये देखिए हमारा ये 442 यानी 420 के लगभग ये होता है, तो लगभग 6 गुना ये आपको ध्यान में रखना है। दादा भाई नौरोजी ने अपने भाषण में, चूंकि दादा भाई नौरोजी ने ही इसकी अध्यक्षता किया, तो अपने भाषण में भारतीय गरीबी के कारण और ड्रेन ऑफ वेल्थ की इन्होंने चर्चा किया। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया। कब दिया, तो द्वितीय अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन, ध्यान में रखना है 1886 ईस्वी में। ये क्या था, तो भारतीयों को ये एहसास ही नहीं था कि हमारे धन को धीरे धीरे अंग्रेज अपने देश को लेकर जा रहा है, अब मेरा पूरा धन खाली कर देगा। यह एहसास दिलाने का काम दादा भाई नौरोजी साहब ने किया दूसरे अधिवेशन में। इसी को कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ध्यान में रखना है कि यह एहसास दिलाया कि भारतीय अब गरीब हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज जो है वह सभी धन को ड्रेन ऑफ वेल्थ कर लेगा। ड्रेन मतलब निकासी, धन निकासी का सिद्धांत इसको कहते हैं। वह अंग्रेज अपने सभी भारतीय धन संपत्ति को, खनिज संपदा को विदेश लेकर चले जाएंगे। इसका एहसास कराया, भारतीयों में इसकी चेतना का भाव को विकसित किया, ध्यान में रखना है। उन्हें भारत के वृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से सम्मानित किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक नाम इनका भी है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना है कि संस्थापक सदस्यों में दादा भाई नौरोजी साहब का भी नाम आपको एकदम याद रखना है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट है विस्तार से पूरे अधिवेशन को कंप्लीट करना, तो इसीलिए हमारे साथ बने रहिए। ध्यान में रखना है दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विश्लेषण में प्रयास किया गया। ब्रिटेन से भारत में धन के निकासी को उन्होंने उजागर किया। किन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने। उनका काम ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण के बारे में सभी को जागरूकता फैलाना था। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1886 ईस्वी दूसरा अधिवेशन कलकत्ता, ध्यान में रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। इसमें देखिए कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, इसका वर्णन नहीं है। देखिए यहां पर दिया गया है 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। नोट किया जाए, दीन शाहवाचा, दादी क्या है, दाजी खरे और अब्दुल अजीज, 3 नाम आप याद रखिए। क्वेश्चन अभी जस्ट पूछेंगे आपसे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसमें दीन शाहवाचा नाम याद रखिएगा, दाजी खरे नाम याद रखिएगा और अब्दुल अजीज जैसे महाराष्ट्रियन, तो ये महाराष्ट्र के नेता द्वारा यहाँ पर कई तरह के उग्र भाषण का उल्लेख मिलता है। ये याद रखना है कि नरमपंथी उदारवादी विचारधारा के लोग यहाँ पर थे, लेकिन क्या हुआ था, याद रखना है कि यहाँ पर महाराष्ट्र से 3 बंदर आया था। सॉरी फॉर दैट, बंदर यानी क्यों, वो उत्पात हनुमान आए थे जिन्होंने उग्र रूप से उन्होंने भाषण दिया था, जोश भरने के लिए। उनसे से पहला नाम आपको ध्यान में रखना है दीन शाहवाचा, कहां के, महाराष्ट्र के। द्वितीय अधिवेशन में
ध्यान में रखना है दाजी खरे, नाम याद रखना है। और तीसरा अब्दुल अजीज, इन्होंने उग्र रूप से यहाँ पर भाषण दिया था। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझना होगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, दिनसा वाचा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इस तीन नाम में एक नाम आपको इस तरह से याद रखना है जो कि संस्थापक सदस्य के रूप में हुआ करते थे, और उन्होंने बाद में जाकर 1901 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी भार संभाला था। उन्होंने अध्यक्षता किया था, ध्यान में रखना है। अब्दुल अजीज दाजी का और अब्दुल अजीज और दाजी खरे महाराष्ट्र में कांग्रेस के सिर्फ नेता हुआ करते थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे। प्रस्तावों में भारतीयों के लिए उन्होंने उच्च पद की नियुक्ति, जूरी सिस्टम में सुधार और शिक्षा की गुणवत्ता पर उन्होंने बल दिया था। उन्होंने भारत में औद्योगिक विकास की आवश्यकता पर भी जोर दिया। आर्थिक सोच की शुरुआत, यही तो है आर्थिक सोच, मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में सबको जागरूक उन्होंने किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट तक भारतीयों की आवाज पहुंचाने की उन्होंने योजना पर चर्चा किया। आपसे प्रश्न पूछा गया था, ध्यान में रखना है, 1986 के कोलकाता अधिवेशन में महाराष्ट्र के किन नेताओं ने प्रभावशाली भाषण दिया था? आपका उत्तर होगा दिनसा वाचा, दाजी खरे और अब्दुल अजीज आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो अब हम लोग इससे संबंधित भी 30 प्रश्न करेंगे। कितना? लगभग 30 प्रश्न आप सभी के सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। 1886 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन, स्थान पूछा है कोलकाता, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए 1886 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, 1886 यानी दूसरा अधिवेशन, कलकत्ता का अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल ध्यान में रखना है। 1886 के कांग्रेस अधिवेशन की तिथि भूलना नहीं है, 27 से 30 दिसंबर पहला, 27 से 31 दिसंबर 1886 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग के लिए स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ध्यान में रखना है, यही तो है दादा भाई नौरोजी, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वराज से संबंधित प्रश्न में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 1886 के कांग्रेस अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि? याद रखना है 4, 3, 4, याद रखना है, डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। 1886 के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अपने भाषण में किस मुद्दों पर सबसे ज्यादा चर्चा किया? यही तो था ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी भारतीय गरीबी के कारण को बताया था उन्होंने। दादा भाई नौरोजी किस उपनाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया, बिल्कुल ध्यान में रखना है। दादा भाई नौरोजी के ब्रिटिश शासन के तहत आर्थिक शोषण पर क्या दृष्टिकोण था? तो बस यही ध्यान में रखना है कि भारत में धन के निकासी को उन्होंने क्या किया? उजागर किया दादा भाई नौरोजी ने। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन में किन नेताओं ने उग्र भाषण दिया था? उग्र भाषण में दिनसा वाचा, दाजी खरे और अब्दुल अजीज, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। दिनसा वाचा कांग्रेस के में क्या योगदान था? तो दिनसा वाचा उनके संस्थापक सदस्य में थे, और दो जो नाम थे दाजी खरे और अजीज अब्दुल, वो कौन थे? कांग्रेस के क्या थे? सिर्फ और सिर्फ सदस्य हुआ करते थे, ध्यान में रखना है। अब्दुल अजीज दादी और आबादी खरे, ध्यान रखना है कांग्रेस में कौन सा योगदान था? तो बस ये महाराष्ट्र से कांग्रेस के नेता हुआ करता था, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1886 में कांग्रेस का अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बस भारतीय में राजनीतिक जागरूकता का संचार करना, जोश भरना, विरोध करना बिल्कुल नहीं। सत्ता समरसता का विस्तार इसमें नहीं, प्रथम में था। श्रमिक आंदोलन की बात इसमें नहीं की गई थी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी द्वारा ड्रेन ऑफ वेल्थ की चर्चा का क्या महत्व था? बस भारत से धन का निकासी को वो उजागर करना चाहते थे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1886 के कांग्रेस अधिवेशन में
34 प्रतिनिधि उपस्थित थे, वह किस राजनीतिक बदलाव की ओर संकेत करता था? तो बस ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एकता की भाव थी, भारतीय राजनीतिक एकता का यह प्रतीक बनकर संबोधित कर रहे थे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द मैन ऑफ इंडिया क्यों कहा गया? क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा, जी हाँ, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने दीर्घकालीन योगदान दिया, इसीलिए उन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया का खिताब मिला। ब्रिटिश शासन के तहत आर्थिक शोषण को उजागर करने में दादा भाई नौरोजी ने क्या योगदान दिया? तो उन्होंने ब्रिटिश शासन के आर्थिक शोषण को स्पष्ट रूप से सभी भारतीयों में इसकी चेतना का विस्तार किया। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दीनशाह वाचा के उग्र भाषणों में का कांग्रेस राजनीति का रुख क्या था? तो बस यही था कि राजनीतिक रूप से उनका विरोध और सुधारवाद को सबसे ज्यादा बल देना, विरोध की भावना, उग्र नेता के लिए विरोध की ही बात होगी, ये ध्यान में रखना है। अब्दुल अजीज और अबाजी खरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र नेता का उग्र रुख किस बात की ओर संकेत करता है? तो बस यही तो आक्रोश की भावना, जिसे उदारवादी ना कहकर हम लोग गरम दल के नेता के रूप में देखते हैं। 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन में महाराष्ट्र के नेताओं में प्रमुखता का क्या कारण था? तो बस यही है कि महाराष्ट्र में बढ़ती राजनीतिक चेतना को बढ़ाना, क्योंकि जैसे ही आपको महाराष्ट्र की बात होगा तो ध्यान में रखना है आपको 3 नाम। ब्रिटिश संसद में दादा भाई नौरोजी का चुना जाना किस राजनीतिक उपलब्धि का प्रतीक है? तो बस भारतीय राजनीति का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना, यही इसका ओर संकेत करता है। दादा भाई नौरोजी के आर्थिक सिद्धांतों की स्वतंत्रता संग्राम में क्या प्रभाव पड़ा? तो ध्यान में रखना है, भारतीय राजनीतिक में आर्थिक असमानता को प्रमुख मुद्दा बनाकर आर्थिक रूप से भारत को समर्थवान बनाना। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे। ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप हमें 2 शब्द अच्छे अच्छे कमेंट के साथ और अपने साथियों के साथ शेयर करें, स्टेटस लगा दें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, आपके लिए और भी उत्साह उमंग के साथ मैं मेहनत कर सकूं। तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।